जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट जनवरी 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी सामाजिक विज्ञान, वो भी एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित। और आज हम करेंगे मैराथन क्लास, जो कि मैराथन की पहली क्लास हो चुकी है। वह प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं वह जाकर देख लें। और आज हम मैराथन की दूसरी क्लास है और आज हम करेंगे पेपर के माध्यम से क्वेश्चन को करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन 19वीं शताब्दी के नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में है। तो कथन ए है, कई चित्रों में अपने आसपास के बदलाव का उपहास किया गया। अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौकों का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई। और कथन भी क्या कह रहा है, राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन है ए और बी दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या बी है। सेकंड ऑप्शन है ए और बी दोनों सही है किंतु ए की सही व्याख्या बी नहीं है। और थर्ड ऑप्शन है ए सही है किंतु बी गलत है। फोर्थ ऑप्शन है ए गलत है किंतु बी सही है। तो कौन सा कथन सही होगा? दोनों कथन को पढ़िए और सही आंसर दीजिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पहला कथन क्या कह रहा है, कई चित्रों में आपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया। अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौकों का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई। तो यह कथन क्या सही है? और राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। तो यह भी सही है, लेकिन बी क्या है, वह व्याख्या सही नहीं कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन दो होगा। ए बी दोनों सही हैं किंतु ए की सही व्याख्या बी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? तो कांगड़ा शैली की चित्रकला, गिरनार शैली की अभिलेख और पातशाहनामा चित्रकला। डी है मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से? यह क्वेश्चन डायरेक्ट ही आपके पेपर के माध्यम से ही कराया जा रहा है। यह पेपर 2021 में आया हुआ था। उम्मीद पूरा है कि सीटेट बोर्ड का सबसे बड़ी खास बात है कि यह बार बार क्वेश्चन को रिपीट करता है। तो भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला जो है वह भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था सरकारी संस्थानों में एक निश्चित फीस लेकर। और थर्ड ऑप्शन है साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे। और फोर्थ ऑप्शन है वार्षिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन के लिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्रिटिश काल में पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। तो वह पढ़ाया जाता था साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर, साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन ए और बी
18-19 शताब्दियों में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय संदर्भ में है। तो कथन ए है 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। और कथन बी है प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। तो कौन सा कथन सही होगा? ऑप्शन है ए और बी दोनों सही है, ए की सही व्याख्या बी है। और ऑप्शन बी है ए और बी दोनों सही हैं किंतु ए की सही व्याख्या बी नहीं है। और ए सही है किंतु बी गलत है, ए गलत है किंतु बी सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से? तो 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे। तो यह गलत है। पहला कथन क्या है? गलत है। और प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। तो यह बात सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ए गलत है किंतु बी सही है। यहाँ पर देखिए ए गलत है किंतु बी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीसीआई का तात्पर्य है। बीसीसीआई का तात्पर्य है बिफोर क्रिश्चियन एरा, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर सीजर एरा या बिफोर कंटेम्पररी एरा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बीसीसीआई का तात्पर्य क्या है? बीसीआई, इसका जो तात्पर्य होगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन दूसरा होगा बिफोर कॉमन एरा। बीसीआई का तात्पर्य जो होगा वह होगा उसका फुल फॉर्म बिफोर कॉमन एरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम यह आज कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? फर्स्ट ऑप्शन है उस समय की कृतियों में इन पक्षियों का विविध लेख हमें मिलता है। और ऑप्शन बी है महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। थर्ड ऑप्शन है शुतुरमुर्गों पर मौखिक स्मृतियाँ हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अभिलेखित हैं। और डी है विदेश यात्रियों के वृत्तांतों में इनका वर्णन है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन जो पूछा है पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे, तो उसका क्या साक्ष्य मिला है वही पूछा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा होगा महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। यही ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? क्वेश्चन क्या कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? ए में है ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, बी है जंगलों का विनाश हो गया, सी है सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई और डी है संभवतः नदियाँ सूख गई थीं। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, कौन सा कारण सही होगा? ए बी सी डी दिया गया है, तो कौन सा सही होगा और इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है? तो हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, तो यह बात सही है। जंगलों का विनाश हो गया, यह भी सही है। और सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई, यह गलत है। और संभवतः नदियाँ सूख गई थीं, तो यह भी सही है। तो किस ऑप्शन में है? ए बी और डी। ऑप्शन दूसरे में है ए बी और डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। बौद्धिस्टों को नहीं स्वीकारा गया क्योंकि उन्हें अभी भी ज्ञान प्राप्ति करना बाकी था। और मूर्तिकला के केंद्रों के रूप में मथुरा एवं तक्षशिला का पतन हुआ। तो महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत कौन सी बात सही है? चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत क्या हुआ? बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, बुद्ध की प्रतिमाएं। महायान बौद्ध के धर्म के अंतर्गत बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है? पहले ऑप्शन में है उपमहाद्वीपीय का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार में रहा। और ऑप्शन बी है गंगा में नदी के मैदानी इलाकों के घने जंगलों वाले क्षेत्र को पहली बार बैठा गया। और थर्ड ऑप्शन में है दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। फोर्थ ऑप्शन में है अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक गंगा के मैदानी इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार लंबे समय तक रख पाएं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कह रहा है खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है? तो सही जो है वह है दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा है। तो समकालीन इतिहास और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है और अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है और जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया है और जनजातीय समाज अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन गलत है? गलत पूछा है जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में। तो कौन सा गलत होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप कर ताकि भारतीय मामलों का ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके और अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से ज़्यादा सिपाहियों की भर्ती कर और भूमिहीनों तथा किसानों की रक्षा के लिए नियुक्तियां बनाकर और तुष्टिकरण तथा संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा करके। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया? तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप कर ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। यही ऑप्शन क्या है? राइट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? तो प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव और प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया
जनता के निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता और जनता को मतदान का अधिकार। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो वह कौन सा विकल्प है जो कि प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, जनता के निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। यही ऑप्शन क्या है? नहीं है। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता यही नहीं है, जनता के निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है? तो भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है? तो लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो भारत का छोटा तिब्बत जो कहा जाता है वह लद्दाख क्षेत्र को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में अपील प्रणाली या पौनवार्दिक प्रणाली किसे कहते हैं? तो न्यायिक सेवा में आवेदन का प्रावधान, न्यायालय के आदेश के खिलाफ संसद में अपील का प्रावधान, राज्य कार्यपालिका प्रमुख का सर्वोच्च अपील और प्राधिकारी के रूप में कार्यरत होने का प्रावधान, और निचले न्यायालय के आदेशों के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। तो कौन सा सही है? तो कौन सा विकल्प सही होगा इन चारों ऑप्शन में से? क्वेश्चन जो कह रहा है भारत में अपील प्रणाली का पौनवार्दिक प्रणाली किसे कहते हैं? तो अपील प्रणाली या पौनवार्दिक प्रणाली जो है वह निचली उच्च न्यायालय के आदेशों के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। यही ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है? तो प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है, नहीं पूछा है। तो यह उत्तरी मैदान के दक्षिण में स्थित है, इसे उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, यहाँ कोयला एवं लौह अयस्क जैसे खनिजों की प्रचुरता है, और इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियाँ मौजूद हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है? तो वह है, इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियाँ मौजूद हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। यह गलत है, इसी कारण यह राइट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? तो अफ्रीका के बारे में कौन सा कथन सही होगा? अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखाएं गुजरती हैं, और गोबी मरुस्थल इस महाद्वीप में स्थित है। इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे एशिया से अलग करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है अफ्रीका महाद्वीप के बारे में? तो अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जो सही है, यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं क्या हैं? गुजरती हैं अफ्रीका महाद्वीप से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है क्योंकि पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं,
पवन अरब सागर में सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं और पवन बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की तरफ बहती हैं और पवन स्थल भागों से लौटकर अरब सागर की ओर बहती हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इन चारों ऑप्शन में से? तो भारत के दक्षिण भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है क्योंकि पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है? तो जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है? फर्स्ट ऑप्शन है स्वास्थ्य और सुरक्षा पर एक समान खर्च करना। सेकंड ऑप्शन है सुरक्षा बजट पर स्वास्थ्य बजट से ज़्यादा खर्च करना। थर्ड ऑप्शन है सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके। और फोर्थ ऑप्शन है सेना के जवानों के स्वास्थ्य पर खर्चा करना। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इन चारों ऑप्शन में से? तो जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा जाता है? तो वह है स्वास्थ्य और सुरक्षा पर एक समान खर्च करना। स्वास्थ्य और सुरक्षा पर एक समान खर्च करना वही कोस्टा रिका उपागम कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1997 में भारतीय उच्च न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को डैश यौन उत्पीड़न से बचने के लिए की। गाड़ियों में, कार्यस्थलों पर, वैवाहिक संबंधों में, सड़कों पर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से? तो 1957 में भारतीय उच्च न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से बचने के लिए की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? विधानसभा के सदस्य, संसद के सदस्य, केंद्र सरकार, अटॉर्नी जनरल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से? तो भारत में एक राज्य के राज्यपाल के रूप में जो नियुक्त करते हैं वह केंद्र सरकार। अगर यहाँ ऑप्शन में राष्ट्रपति होता तो राष्ट्रपति इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता, लेकिन राष्ट्रपति इस ऑप्शन में है नहीं, तो इस कारण जो है वह केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है राज्यपाल की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? तो ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है पटवारी, नगर निगम वार्ड काउंसिलर, भूमि रिकॉर्डर अधिकारी, लेखपाल। तो प्रशासनिक अधिकारी कौन नहीं है इन चारों ऑप्शन में से? तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, वह है नगर निगम बोर्ड काउंसिलर। नगर निगम बोर्ड काउंसिलर जो है वह है प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए डी के बासु निर्देश क्या है? तो डी के बासु निर्देश क्या है जो कि उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए हैं? फर्स्ट ऑप्शन है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए निर्देश। सेकंड ऑप्शन है बच्चों के हानिकारक रोजगारों से बचाव के लिए निर्देश। थर्ड ऑप्शन है घरेलू हिंसा से महिलाओं के बचाव के लिए निर्देश। फोर्थ ऑप्शन है गिरफ्तारी, नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इन चारों ऑप्शन में से? तो भारतीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए डी के बासु निर्देश क्या है? तो वह है
ऑप्शन डी, गिरफ्तारी, नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। यही ऑप्शन क्या है, राइट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्ष में कौन से श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? तो वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्ष में कौन से श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? फर्स्ट ऑप्शन है अनुसूचित जनजातियाँ, सेकंड ऑप्शन है अनुसूचित जातियाँ, थर्ड ऑप्शन है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, फोर्थ ऑप्शन है अति पिछड़ी जातियाँ। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इन चारों ऑप्शन में से? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा अनुसूचित जातियाँ। वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्ष में श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है वह अनुसूचित जातियाँ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक स्रोत एक उदाहरण है। द्वितीयक स्रोत का कौन सा उदाहरण है? फर्स्ट ऑप्शन भारत का संविधान, जनगणना रिपोर्ट 2011 और जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण रिकॉर्ड और हमारे अतीत कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी की इतिहास की पुस्तक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से? क्वेश्चन जो कह रहा है द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है। तो द्वितीयक स्रोत का जो उदाहरण है वह है हमारे अतीत कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्य पुस्तक। यह क्या है? द्वितीयक स्रोत के उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दो कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है परीक्षाएं तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृतियां परिस्थितियां हैं, ना कि व्यक्तिगत परीक्षाओं के लिए, शिक्षार्थी के लिए, ना कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए। और कथन बी जो है स्मृति परीक्षण से दूर दस्ताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करेगा। तो यह दोनों कथन है, चार ऑप्शन है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? कथन जो कह रहा है परीक्षाएं तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, ना कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए। तो यह ऑप्शन क्या होगा? यह कथन राइट होगा। तो यह कथन राइट होगा। और जो कथन बी है स्मृति परीक्षण से दूर दस्ताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करेगा। तो यह भी कथन क्या होगा? सही होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। दोनों कथन सही हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक और अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा जागृत करना, सेकंड ऑप्शन है सभी तत्व को जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंधों का बोध कराना, और शिक्षार्थियों को सामाजिक ऐतिहासिक तथ्य याद करवाना, समाज में परिस्थिति बनाए रखने तथा सरकार के सभी निर्णयों को स्वीकार करने के लिए शिक्षार्थियों को तैयार करना। तो कौन सा उद्देश्य सही होगा? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है? तो सामाजिक विज्ञान के अध्यापक अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य जो होना चाहिए सभी तत्व जो समाज का निर्णय करते हैं उनके बीच के संबंधों का बोध कराना। यही ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। आज इतना ही करते हैं, इससे आगे 70 से फिर कल करेंगे, कल की मैराथन में करेंगे। यह क्वेश्चन जो है यह कल के मैराथन क्लास में बताया था, तो यह गलती से यहाँ सेकंड ऑप्शन बता दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन
सी होगा उष्णकटिबंधीय घास के स्थल। यहाँ जो क्वेश्चन दिया है, ब्राज़ील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस घास। कंपोस और लानोस जो घास हैं, यह है किसके उदाहरण हैं? तो यह जो उदाहरण है उष्णकटिबंधीय घास स्थल के उदाहरण हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। गलती से बता दिया था तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। तो चलिए, सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।